हेलो पलक। ये देख अपन एनालिसिस कैसे करते हैं देख। और अभी अगली बार से ऐसी इसी तरह से करने को मैं तुझे बता रहा हूँ। ठीक है ना, तूने कोशिश अच्छे कई जगह लेवल सही लगाए हैं। ठीक है ना, फिर भी अब तुझे प्रॉपर तरीका मैं जिस तरह से करता हूँ वो एक बार बता रहा हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है। अब जैसे अपन ने कोई भी एक स्टॉक जैसे लिया जिम लैब लिया, लिस्ट में अपने आया या कहीं से अपने को नाम मिला तो अपन को अपना एनालिसिस अगर करना है तो अपन कैसे करेंगे। ठीक है, पहले अपन ने यहाँ जिम लैब लिखा, इसमें एनएससी बीएससी दोनों आएगा, तो इसमें एनएससी में डेटा कम है और बीएससी में डेटा अपने पास ज्यादा है, तो अपन ने बीएससी चूज कर लिया। ठीक है, अब पहले अपन हमेशा हाई टाइम फ्रेम से अपना एनालिसिस चालू करेंगे। तो हाई टाइम फ्रेम जो अगर मंथली के ऊपर गई तो मंथली पे तूने पहले एक ये लाइन लगा के छोड़ दे भी कहाँ से इसका एक्चुअल में जब भी इसका कोई आई पे आएगा उसका ब्रेकआउट कहाँ पे आया। हालांकि अब ये अपने लिए कोई रिलेवेंस नहीं रखता, इससे बहुत ऊपर निकल चुका है स्टॉक, लेकिन अपन एक ऐसे लाइन लगा दी। ठीक है ना, फिर मंथली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे गए अपन। वीकली टाइम फ्रेम पे अपन ने क्या देखा, जो भी अभी अभी जो रेट चल रही है उससे पिछला जो भी स्विंग आई है उस पे अपन ने एक लाइन मार्क कर दी। ठीक है, तो अपने को सीधा सीधा वीकली पे अपने को क्या दिख रहा है कि इस लाइन को ब्रेक करके ये क्लोजिंग हुई है लास्ट वीक में, तो वीकली का ब्रेकआउट आ गया है इसके। ठीक है ना, और ये वॉल्यूम मैंने हाइड कर रखे थे और यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रहा है। हालांकि इससे पहले इस कैंडल के ऊपर बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था, तो जो कैंडल पे वॉल्यूम ज्यादा आया था उसमें भी अपन क्या करेंगे, नीचे की तरफ अपन एक लाइन मार्क कर, वो सिर्फ जस्ट एक्स्ट्रा अपनी चीज देखने के समझाने के लिए मैं तेरे को कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन आएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देख, सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, इस वॉल्यूम आया था इस कैंडल के अंदर। ठीक है ना, अब आप नोटिस करो इस चीज को। देख, इससे पहले इसने नवंबर के अंदर यहाँ पे कोशिश की ऊपर जाने की नहीं गई, उसके बाद गिरता रहा ये, उसके बाद इसने वापस यहाँ पे टच करने की कोशिश की नहीं गया, उसके बाद वापस गिरा, यहाँ पे फिर कोशिश की ऊपर जाने की नहीं गया। अब इसने यहाँ पे देख इसको यहाँ क्लोजिंग दे दी इसने इसके बाद, तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई अब इसके अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और वीकली टाइम फ्रेम दोनों पे ब्रेकआउट दिख रहा है अपने को। ठीक है, इस लाइन का क्या रिलेवेंस है, जो हाई वॉल्यूम आया था इसके आप ऊपर और नीचे दोनों लाइन मार्क कर सकते हो। नीचे लाइन मार्क करने का देख, इसके बाद ये इसने ऊपर जाने की कोशिश की और वापस जब गिरा तो एग्जैक्ट जो हाई वॉल्यूम कैंडल थी उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया और यहां से फिर ये ऊपर जाने लगा। तो मतलब इस लेवल की बहुत अहमियत है, जो ये 100 रुपये 25 पैसे इसका जो लो बना ना, और ये जो कैंडल इटसेल्फ तुझे क्या दिखा रही है, देख इसके अंदर नीचे की तरफ ये जो विक बनी है, विक बड़ी बनी, कोई भी चीज की विक बड़ी कब बनेगी कि भाई स्टॉक, ये स्टॉक ऊपर देख 114 रुपये पे ओपन हुआ, हाई 120 तक गया, लो इसमें क्या नीचे 100 रुपये तक गया, और उसके बाद वापस इसके अंदर बायर, कोई भी चीज को ऊपर कौन खींचता है, बायर खींचता है। सेलर ने तो नीचे ले जाने की कोशिश की लेकिन बायर ज्यादा मजबूत साबित हुए तो इसमें नीचे की तरफ विक बनी। तो यहाँ पे आपको कौन मजबूत दिख रहा है, यहाँ पे आपको बायर मजबूत दिख रहा है, इसलिए इस लाइन इस लेवल की अहमियत है। और ऊपर के लाइन लगाने से क्या है, फिर आप ये देखो ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे जब भी हो जाएगा, जैसे अगर इसकी मैं ऊपर की भी एक लाइन लगाऊं हाई वॉल्यूम कैंडल की, ठीक है ना, तो देख ये इसके बाद इसने कोशिश की लेकिन नीचे इसने सपोर्ट यहाँ लिया और ऊपर की तरफ ये देख यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद ये ऊपर चला गया और ये लो बनाया, इसके बाद जो अगला लो बनाया इससे ऊपर बनाया, तो ये लोअर लो बना रहा है, तो ये भी एक क्या अपने बुलिश सिग्नल है। ठीक है ना, अपने को हर बार केवल डाउ थ्योरी के हिसाब से वो मार्किंग नहीं करनी है, वो एनालिसिस करने का तरीका गलत है एक्चुअली में। वो तो अपने को कब देखना होता है, जब कोई भी स्टॉक रेगुलर नीचे गिर रहा है, वो कब टर्न अराउंड करेगा वो देखने के लिए अपन केवल वो करते हैं। और या कोई स्टॉक केवल ऊपर ऊपर जा रहा है, वो कब वापस नीचे की तरफ गिरेगा तब हम डाउ थ्योरी से अपने देखने के लिए करते हैं, उसको कभी चार्ट पे हम लगा के नहीं रखते, उससे बहुत आपका चार्ट बहुत क्लमजी हो जाता है। तो आपको इसमें क्या क्या चीज दिखी कि एक तो ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, दूसरा जो भी स्टॉक है केवल उसमें डाउ थ्योरी नहीं, उसके अलावा और पैटर्न्स भी बनते हैं।
वो पैटर्न भी आपको ऑब्जर्व करने होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको का एक पैटर्न नजर आता होगा, नजर आएगा। ये देख, ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना। इस पैटर्न को बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। तो आप ये भी बोल सकते हो ये इस हाई का भी ब्रेकआउट है और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी ब्रेकआउट है, ठीक है ना। तो अब आप इसके ऊपर आपको अब कभी भी एक एंट्री पॉइंट अगर आपको निकालना है तो इस हाई को जब भी क्रॉस करेगा, जो इस कैंडल का हाई है, आपको उसके ऊपर चाहो तो एंट्री ले सकते हो। मैं यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ लोगे तो आप एक तरह से अगर स्विंग लो को स्टॉप लॉस बनाते हो तो आपका ये 112.40 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। या आप छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहते तो जो जिस कैंडल का ब्रेकआउट है उसका लो भी आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं। 123.50 राउंड फिगर में आप जो सोचो तो 123 रुपए। अब आप को तेरा क्वेश्चन ये होगा कि भाई स्टॉप लॉस की क्या अहमियत है। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से आप अपने पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। जैसे अगर तूने इसको स्टॉप लॉस बनाया 123 रुपए को, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इसका ये गैप कितना है, 13 रुपए 40 पैसे। मैं इसमें 50 पैसे और जोड़ देता हूँ क्योंकि राउंड फिगर पे अगर 50 पैसे और नीचे जाऊंगा तो 14 रुपए। तो पहले हमेशा कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो उसके अंदर पहले आपको अपना रिस्क डिफाइन करना चाहिए हमेशा। तो रिस्क आप उसके हिसाब से पोजीशन साइजिंग करते हो। तो मेरा रिस्क कितना है, 14 पॉइंट का, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं मैक्सिमम 2000 रुपए का अगर रिस्क ले सकता हूँ तो 2000 डिवाइडेड बाय 14, तो मेरे को कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, मुझे 142 या राउंड फिगर में या तो 145 या 140, मुझे 140 की इसकी कितनी क्वांटिटी खरीदनी चाहिए, 140, ठीक है ना। ये मैं सिर्फ इस स्टॉक में देखो ये पोजीशन साइजिंग और ये सारी इसमें बता रहा हूँ। बाकी अगले स्टॉक में सिर्फ अपन ये एनालिसिस करेंगे भी किसमें ब्रेकआउट है और किसके ब्रेकआउट ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अगर अपन को इसका अपन टारगेट किसी भी की भी टारगेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे अभी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है ना। तो इसकी अपन टारगेट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका जो भी हाईएस्ट पॉइंट था ब्रेकआउट से पहले और जो लोएस्ट पॉइंट था इसका, इसको अपन इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मार्क कर देते हैं। और तो ये जो लेवल है 248 ये हमारा पोटेंशियल टारगेट होता है। गारंटेड कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। पोटेंशियल सारा की सारा गेम है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से एनालिसिस करना है, ठीक है ना। बाकी हम इसके अलावा भी और टूल हम इसको देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ सपोर्टिंग टूल है। सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे सिंपल जो पैटर्न्स बन रहे हैं उसके बेस पे अगर मुझे एनालिसिस करना है तो मेरा एनालिसिस इसके अंदर ये हो गया कि यहाँ पे इसने वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया है और ये क्लोज हो गया, तो ये मतलब अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है, ठीक है ना। लगाने को तो जैसे हमने मूविंग एवरेज लगा दी, तो ये मूविंग एवरेज के बेस पे कोई ट्रेड नहीं लेना। मूविंग एवरेज केवल आपको ये दिखाता है कि आपको उसके ट्रेंड के बारे में पता करने के लिए। जैसे इसमें 3 मूविंग एवरेज मैंने यूज किए, 13, 20 और 100। तो यहाँ से देख जब ये गिर रहा था तो 13 मूविंग एवरेज नीचे था और 20 ऊपर था। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आपस में एक दूसरे के अंदर मिल गए और स्ट्रेट हो गया, इसका कोई उसके अंदर, चल इसको अपन कंफ्यूज नहीं करते, अपन अभी सिंपल ये रखते हैं, ठीक है। अब ये चार्ट में इस हिसाब से इसको मैंने ये डाउनलोड इमेज करके मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब देख, अब अपना अगला स्टॉक है अपने पास
एलकेएम लैब। आप हमेशा सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाओ, ठीक है ना। अब इसमें तो शायद विरेंद्र से एनएससी बीएससी दोनों के ऊपर ही डेटा। अच्छा, इसमें भी बीएससी, हाँ बराबर से दिखा रहा है, तो बोलिए इसके ऊपर आप एनएससी के ऊपर एनालिसिस कर। अब जिगजैग आपको चार्ट के ऊपर लगाना नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे आपको देखने के लिए काम आता है। एक बार वो भी मैं बता देता हूँ। चेंजेस कर दिया मैं, ये रहा स्टॉक, यहाँ से यहाँ गया, इसके बाद ये बनाया, मोटे मोटे तौर पे छोटे छोटे मूव तो हम इसमें नहीं देखें। इसके बाद कोई भी दो रेड कैंडल ऐसी दिख रही नहीं है, तो सीधा ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा, और उसके बाद हम ऐसे लगा के छोड़ देंगे। तो हायर हाई, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई। अब अगला ब्रेकआउट, अगला हायर हाई कौन सा क्रॉस होगा? अगर इसके हिसाब से देखो तो ये इसको, ये लेवल मेरा हो गया 4070। तो जब अभी 4070 को इसने मंथली बेसिस पे क्लोज करके बंद नहीं हुआ है, तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि इस जिगजैग का ब्रेकआउट है, ठीक है ना। और ये जिगजैग की लाइन मैंने अब हटा दी। हालांकि इस जिगजैग की लाइन से कोई लेना देना नहीं, अगर वैसे भी मैं देखता तो मेरे लिए बस एक ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये लाइन लगा दी, ठीक है। फिर मैं गया वीकली के ऊपर। चार्ट को और एनालिसिस को हमेशा सिंपल रखना अपने को। ये नेट स्लो चल रहा है इसलिए ये खोलने का, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जिगजैग लगा के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जिगजैग लगा के मेरे को क्या करना है? इधर मेरे को जिगजैग लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिगजैग मेरे को सिर्फ बहुत डाउन ट्रेंड के अंदर है या बहुत अप ट्रेंड के अंदर है, उसका ट्रेंड चेंज का पता लगाना है, जब मैं केवल उस जिगजैग को यूज करूंगा। अभी यहाँ पे मेरे को जिगजैग या मेरे को जरूरत नहीं, मेरे को तो यहाँ पे अभी देखना है कि भाई जो भी लेवल है उसको क्लोज करके बंद हुआ कि नहीं हुआ, उसमें मेरे को एंट्री कब करनी है और स्टॉप लॉस कब लगाना है, ठीक है ना। तो अभी जैसे इसका जो हाईएस्ट लेवल लगा हुआ है, अभी इसको इसको इसने वीकली बेसिस पर अगर मैं देखूं तो इसने इसको क्लोज करके क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी है, ठीक है ना। तो ये मेरे मेरे रडार के ऊपर रखूंगा। वीकली बेसिस पे अगर मेरे को एंट्री लेनी है तो वीकली बेसिस पे जब तक ये 4070 को बंद क्रॉस करके क्लोज नहीं देगा तब तक मैं इसमें एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या इसके ऊपर पॉइंट टच करके वापस ही नीचे आ जाएगा, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। और इसका अगर वीकली बेसिस पे देखें तो मेरा स्विंग लो क्या है? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं मेरी एंट्री वीकली चार्ट बेसिस, वीकली चार्ट के ऊपर मैं ले रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस भी मैं वीकली चार्ट के हिसाब से डिफाइन करूंगा। तो मैंने एक लाइन मार्क कर दी, अगर मैं वीकली के बेस पे लेऊंगा अगर एंट्री, तो हमेशा मेरा स्टॉप लॉस मैं इसको मान के चलूंगा। हालांकि इतना डीप स्टॉप लॉस हम कभी नहीं लेंगे, फिर हम ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है उसको हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। फिर अपन उस डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। डेली टाइम फ्रेम पे भी मेरे को कोई ऐसा अब नई कोई चीज नहीं दिख रही यहाँ पे। जैसे कोई पैटर्न मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो ये देख, वहां उस वजह से एक पैटर्न बन रहा था। क्या पैटर्न बन रहा था? इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यहाँ अगर इसको अपन राउंडिंग बॉटम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो ये जो राउंडिंग पैटर्न बन रहा है ये उसके टॉप के ऊपर बन रहा है, ठीक है ना। तो एक राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, राउंडिंग पैटर्न भी एक अच्छा पैटर्न होता है, लेकिन अगर ये हमको बॉटम के अंदर मिले तो और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस करके क्लोज देगा 4070 को,
तो ये एक राउंडिंग राउंडिंग पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है ना। अब जैसे देख, ये हाई वॉल्यूम कैंडल है, तो इसका मैं अगर हाई और लो मार्क करता हूँ, क्योंकि हाई जिस कैंडल पे वॉल्यूम हाई आता है उसकी अहमियत रहती है। तो देख, इसका जो मैंने लो लगाया ना, तो जब ये हालांकि इसके बाद इसके नीचे जाके ये नीचे भी गया, लेकिन इसने इसके इस लेवल को नहीं तोड़ा है। खैर, अपन तो अभी देख रहे हैं कि ये अगर इससे पहले का मैं स्विंग हाई देखूं, तो ये मेरे को यहाँ स्विंग लो ये दिखाएगा, और ये इससे पहले अगर स्विंग हाई की बात करें तो ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो। तो जब आगे का चार्ट नहीं बना था तब स्विंग हाई ये था और स्विंग लो ये था। इसके बाद स्टॉक कभी इस पॉइंट के नीचे नहीं गया तो कमजोर नहीं माना जाएगा। धीमे धीमे करके इसने इसको क्रॉस किया और ये ऊपर जा रहा है। अभी आप आज की डेट में अगर मेरा एनालिसिस ये बोलता है जब तक ये 4070 को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक मुझे इसको स्टॉक को अभी कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, मेरी रेडार पे रहेगा बस केवल, ठीक है ना। हालांकि नीचे देख वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग देना जरूरी है। डेली बेसिस पे क्लोजिंग देगा तो मैं डेली बेसिस पे कुछ इसमें अपना व्यू बनाऊंगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, ठीक है ना। फिर अपना है अगला EMIL। ये सारी लाइनें मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। हमेशा मैं अपना एनालिसिस ये फर्स्ट कैंडल का मतलब एक तरह से इसका जब भी IPO आया था तो IPO की ये IPO का लेवल है। तो इसने देख IPO के लेवल पे पिछले सप्ताह 17 जुलाई वाला जो वीक था, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं ना, तो 17 जुलाई वाले टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट दे दिया था। तो अगर मेरे को IPO के ब्रेकआउट को ट्रेड करना था तो मैं पिछले वीक में इसमें एंट्री ले सकता था। उसके बाद ये ऊपर गया लेकिन वापस नीचे आया, तो एग्जैक्ट इसने इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, उसको अपन बोलते रीटेस्ट किया इसने, ठीक है ना। अब मैं जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देख, ये IPO के बाद जब भी IPO में लिस्ट हुआ ऊपर गया, उसके बाद ये रेगुलर नीचे जाता रहा। ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 103 रुपए 65 पैसे का लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसने IPO का ब्रेकआउट दिया था, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री की तो कोई गलती नहीं करी। उसके बाद इसने रीटेस्ट किया, तो ये अभी भी अच्छा कैंडिडेट है IPO ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेने के लिए, ठीक है ना। और अगर मैं एंट्री लेता हूं तो मैं अपने अगर मेरे को स्टॉप लॉस डिफाइन करना है तो उसके दो तरीके हैं। ये स्विंग लो, अगर या तो स्विंग लो को मैं स्टॉप लॉस लूंगा तो ये लूंगा, नहीं तो अगर मेरे लिए ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये मेरे लिए ब्रेकआउट कैंडल है जो 21 जुलाई को बनी, क्योंकि इसके ऊपर ये क्लोजिंग भी दी थी। अगर मेरे को अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो मैं इसके लो को, यानी 98.74 है, इससे 1 रुपया कम कर दो, 97.4 राउंड फिगर में 97 रुपीज को एक स्टॉप लॉस लेके आप इसमें रीटेस्ट के ऊपर एंट्री कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है ये। तो इससे मैंने एक AVF डाली तो इस AVF से ऊपर है। इसका जो इससे पहले का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट, इससे पहले का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, वहां से मैंने एक AVF डाल दी। तो ये क्या दिखा रहा है भाई, इससे पहले हमेशा ये स्टॉक ये जो नीचे से जो जा रही है वो बायर AVF कहलाती है, बायर्स AVF। ये सेलर्स AVF, क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी थे तो नीचे जा रहा था। तो इस पॉइंट तक 89 अगर यहाँ से देखोगे तो आप सेलर्स के कब्जे में था। फिर जब इसने यहाँ से अब नीचे जाना बंद कर दिया तो यहाँ से इसके बाद ये धीमे धीमे बायर्स के कब्जे में आता गया। अब ये वाला जो पॉइंट है 89.65, ये मुझे दिखा रहा है कि भी जो बायर्स AVF थी और जो पहले की सेलर्स AVF है, ये अब इनसे ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये अब
अभी की डेट में ये बायर्स के कंट्रोल में है स्टॉक, ठीक है ना। मैं मेरे एनालिसिस को बिल्कुल सिंपल रखूंगा। इसने आईपीओ का ब्रेकआउट दिया, उसको इसने रीटेस्ट भी कर लिया, तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है अपने लिए। इसमें कहीं पे भी हम जिगजैग लगा के नहीं रखेंगे, या जिगजैग तो सिर्फ हमारे को अगर केवल अब इस चार्ट को इससे पहले ये जो चार्ट इसको भूल जा। अगर ये जब डाउन ट्रेंड में था, जिगजैग हमारे केवल उसी समय काम आएगा कि भी ये टर्न अराउंड कब करता है, केवल वो देखने के हमारे काम आएगा। ट्रेंड लाइन भी हम तब यूज करेंगे, अगर मेरे को इससे पहले देखना होता कि ट्रेंड लाइन के बेस पे अगर ट्रेड लेना है, तो ट्रेंड लाइन तो काम ही तो आपके तब आएगी जब स्टॉक या तो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो। तो अप ट्रेंड में आपको स्टॉप लॉस की तरह काम करेगी। अब जैसे अगर ये स्टॉक ट्रेंड लाइन में लगा था, तो ये मेरी ट्रेंड लाइन ये आ रही है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये मेरे को एंट्री करने अर्ली एंट्री देती है ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। तो जब नीचे गिर रहा है तो हम इस साइड में ट्रेंड लाइन लगाएंगे, नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाएंगे, हमारे कोई काम की नहीं। अगर जब स्टॉक नीचे गिर रहा है तो मैं ट्रेंड लाइन कभी इस साइड में नहीं बनाऊंगा, हमेशा उस ऊपर की तरफ बनेगी। और जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है, तो अगर अब मेरे को ट्रेंड लाइन लगानी तो अब मैं नीचे की साइड बनाऊंगा, वो केवल सपोर्ट के काम आएगी, वो मेरे को कोई एंट्री या कुछ नहीं दिखाएगी, वो एंट्री के काम नहीं आएगी वो मेरे। ये तो भाई ये जब देख, ये जब भी ऊपर गई वापिस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ऊपर गई फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। आप अब ट्रेंड लाइन से बहुत दूर हो गया, तो अब नई ट्रेंड लाइन डाल दो यहाँ से, ये भाई ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। अभी जा रही है, अब ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, ऊपर गई। अब अगर इससे भी नीचे आता है तो ये चांसेस है कि वो पहले इस ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ लगभग इस लेवल के ऊपर यानी इस 96 के ऊपर सपोर्ट ले सकते, ट्रेंड लाइन से भी इतना ही काम करेगी। उसके बाद मेरे ट्रेंड लाइन का भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नहीं तो अपने स्टॉक कवर नहीं होंगे। तो इस ये भी हमारा एक अच्छा कैंडिडेट है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें पोजिशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसमें एंट्री ले सकता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, या एंट्री एग्जिट के पॉइंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, एनालिसिस कैसे करना है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से मैं तेरे को बता रहा हूँ वीडियो, ठीक है ना। अगला है आई की आईओ, इसका रिसेंटली भी आईपीओ आया था, ठीक है। ये सारी लाइन मैंने हटा दी। स्टॉक यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 477 रुपए, ठीक है। और इसने जो फर्स्ट डे था, ये लेवल मैंने लगा दिया, इसका अब तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, अभी तक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोएस्ट पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। वो मेरे को मेरे एनालिसिस में कैसे हेल्प कर रहा है, मेरे को एनालिसिस में ऐसे हेल्प कर रहा है, ये मुझे इस स्टॉक की स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है कि इसने आईपीओ की जो लिस्टिंग का जो लो था, इसने अभी तक उसको तोड़ा नहीं है, उसको मतलब ब्रीच नहीं किया, तो ये कमजोर तो नहीं है। और ये अब क्या एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। मेरे को इसमें एंट्री के अभी आज की डेट में अगर अभी मैं चार्ट के ऊपर सिर्फ एनालिसिस करूं, तो मेरे को एंट्री के 2 पॉइंट मिल रहे हैं। फर्स्ट एंट्री तो हमेशा आईपीओ के ब्रेकआउट को तो हमेशा ट्रेड करना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर बहुत अच्छी गुंजाइश होती है ऊपर जाने की, ठीक है ना। तो अभी अगर मैं देखूं तो मेरा ट्रेंड रिवर्सल कहाँ आएगा, जब ये 432 रुपए राउंड फिगर बात करूं, 433 435 क्लोज क्रॉस करके अगर ये बंद होगा, तो मैं ये मान के चलूंगा कि इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन बड़ा कंफर्मेशन को कब आएगा, जब ये 477 राउंड फिगर की बात करें तो 480 रुपए क्रॉस करके बंद होगा, तो ये आईपीओ का ब्रेकआउट भी देगा और ट्रेंड रिवर्सल मानूंगा मैं। और इसको बड़ा सपोर्ट का है, ये जो अब इसका लोएस्ट सब पॉइंट है 401 रुपए, 401 रुपए 10 पैसे मेरे लिए बहुत सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिर्फ सिंपल इतना ही एनालिसिस है इसका बस। तो मेरे को अपने इसके अंदर ये 4 लेवल मार्क करके रखने हैं कि अब जब तक मेरे को वेट करना 433 पे क्रॉस करके बंद हो, तो मैं कुछ सोचूंगा। और 477 मेरे लिए आईपीओ ब्रेकआउट है, तो ये अलर्ट लगा कर रख दो, ये कहलाएगा आईपीओ ब्रेकआउट, ठीक है ना। इसको लिख दो स्विंग आई ब्रेकआउट, सिंपल,
ठीक है ना। तो अभी मेरे को इसमें कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ लेवल मार्क कर दी, इसमें कोई मुझे जिग जैग विग जैग कोई मैं, और सिर्फ अपने एनालिसिस के लिए इसके सबसे लोएस्ट पॉइंट से एक ए वेव डाली, और अभी तक का इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उससे ए वेव डाली, ठीक है ना। तो अभी ये दोनों ए वेव के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो मतलब अभी ये सेलर के कंट्रोल में है। जब ये 432 433 के लेवल को क्रॉस कर देगा तो मेरे दोनों एबीएफ से भी ऊपर ट्रेड करने लगेगा, स्विंग आई को भी कर दिया तो मेरा कन्विक्शन को ये बिल्ड करेगा। अभी हाल फिलहाल मुझे इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चे से, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर तूने भेजा था प्रिंस 5, अभी पुराने लेवल सारे। अब जैसे यहाँ पे मेरे को थोड़ी सा लगता है कि मेरे को जिगजैग कोई थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, क्योंकि रेगुलर डाउन ट्रेंड में है, अभी ट्रेंड चेंज हुआ या नहीं हुआ अगर मेरे को वो देखना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से गिरा, यहाँ पे आया, ये अब देख यहाँ से गिरा, ये लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ठीक है ना। ये सॉरी लोअर हाई, और ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो। अब आपको फर्स्ट सिग्नल कहाँ पे मिलता है कि ये देख, ये यहाँ पे लो लगा रहा था। अब इसके बाद क्या किया इसने, इसके बाद अगला लो नहीं बनाया, इसके बाद जो भी इसने लो बनाया वो इससे ऊपर है, ये क्या हो गया हायर लो, ठीक है ना। इससे पिछला हाई क्या था इसका, जस्ट इससे पहले देखे तो इसका हाई ये था, ये, ठीक है ना। इसके बाद हमारे लिए टर्न अराउंड इसको हम कब मानेंगे, जब इससे अगला हाई बनाएगा। तो देख इसने अगला हाई कहाँ बनाया, ये बनाया। फर्स्ट हायर हाई कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ये तो जो नीचे गिर रहा था तब ये हाई बनाया था। अब नया हाई इसने क्या बनाया है, इस ये हाई बनाया है। तो अब अगर मैं मेरे एनालिसिस को देखूं तो इसको मैं कलर अगर चेंज कर देता हूँ, ये 695 राउंड फिगर की बात कर रहे हैं। जब ये 700 रुपये का क्रॉस करेगा तो मैं इसमें एंट्री की सोचूंगा। अब ये आप ऑटोमेटिक देखो, जब इसने लोअर लो से पहले सबसे फर्स्ट सिग्नल इसने कहा दिया, ये लोअर लोअर लो जो बना रहा था इसने अपना अगला लोअर लो इससे ऊपर बनाया, और अब इसने हायर हाई, लेकिन ये हायर हाई इसको मैं हायर हाई अब कब बोलूंगा, जब ये इसको क्रॉस कर लेगा यहाँ से, तब मैं उसमें कुछ सोचूंगा। इसमें इतना ही एनालिसिस है सिंपल, बाकी अभी मुझे उसमें कुछ नहीं करना है। डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन अब मेरे वेट कम से कम मैं इसको वेट करूंगा कि भाई, क्योंकि कई बार ये फॉल्स भी होता है। अब ये नीचे आ गया तो ये खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं अगर क्या करेगा, इसलिए अब मैं वेट करूंगा कि भाई ये 700 रुपये कम से कम क्रॉस कर, ठीक है ना। हालांकि इसमें देख वॉल्यूम भी नहीं आ रहे हैं, जब क्रॉस करे तो वॉल्यूम आने चाहिए इसके अंदर। अब जैसे इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन जब इसने इसको क्रॉस किया तो इसने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। तो वॉल्यूम वाले कैंडल पे क्लोजिंग भी जरूरी है, वीकली बेसिस पे भी इसने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। चलो ये एनालिसिस में इसमें से हटा रहा हूँ, इसमें अब ऐसा कुछ करने के लायक है नहीं, रिलैक्स हो। सेम केस रिलैक्सो में भी जिगजैग हम कभी लगा के नहीं रखते चार्ट के ऊपर, जिगजैग सिर्फ हम जब एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है तो सिर्फ हम ट्रेंड चेंज को देखने के लिए हम अपने एनालिसिस को सिर्फ वो करते हैं। अब देख यहाँ से गिरा, ये लो बनाया, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ये लोअर लो लोअर लो। अब इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से
और ये लो बनाया, तो फर्स्ट सिग्नल हमको क्या मिला कि भाई ये जो लोअर लो बना रहा था, यहाँ पे इसका ये सिलसिला तो कम से कम रुका कि वो इसके बाद इसने अगला लो नहीं बनाया, अगला लो इसने इससे ऊपर बनाया, तो इसने लोअर लो तो बना दिया, ठीक है ना। लेकिन जो इसका इससे पिछला जो हाई था, ये वाला, अब जब तक ये इसको क्रॉस करके 962 यानी राउंड फिगर 965 के लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं मानूंगा, क्योंकि हो सकता है ये इस लेवल से भी नीचे चला जाए, ठीक है ना। हालांकि आप इसको भी बोल सकते हो, ये जो लेवल है 863, लेकिन एक बार इसको इसके ऊपर जाने दो, ठीक है ना। हालांकि इसमें वॉल्यूम भी आ रहे हैं वीकली बेसिस पे, लेकिन कम से कम इसको क्लोज होने दो कि भाई 962 रुपए 970 रुपए जब क्रॉस करेगा, और मेजर ट्रेंड इसका मैं मानूंगा चेंज कब, जब ये 1107 रुपए 1110 रुपए के लेवल को चेंज, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इतना सा एनालिसिस है, ये सिर्फ मैंने देखने के लिए लगाया था, इसको कभी भी हम चार्ट पे ऐसे लगा के नहीं छोड़ते, चार्ट पे केवल हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए बस, ठीक है ना। अभी तो मैं खैर ये भी हटा रहा हूँ इसमें से। अब देख यहाँ पे ये वॉल्यूम थी कैंडल, ये भी एक तरह का एनालिसिस करने का तरीका होता है। इस वॉल्यूम कैंडल को मैंने के ऊपर अगर मैंने लेवल लगाया, तो देख जब इसके ऊपर गया, ठीक है ना, तो देख वापिस ये लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि जब ये इस हाई वॉल्यूम कैंडल पे, किसी कैंडल पे अगर वॉल्यूम बहुत आया तो कुछ तो वहां पे बायर सेलर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जब बायर थे, जब ये नीचे गिरा था, तो एग्जैक्ट देख इसने इसी पॉइंट से वापस नीचे की तरफ जर्नी चालू की, इसलिए इस लाइन की अहमियत है। 1085 वाली जो लाइन है जो इसके ऊपर वॉल्यूम बहुत हाई था, इसके बाद अगला हाई वॉल्यूम कैंडल कौन सी है, ये, तो इसके ऊपर भी ये लेवल मार्क करके रख सकते हैं। इसके बाद इसने ऊपर की कोशिश की, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन नेक्स्ट जो फॉलो अप कैंडल थी वो बेरिश कैंडल बन गई, और इस पॉइंट के नीचे से इसके बाद उसमें रेगुलर गिरावट चालू हो, ठीक है ना। तो ये एक तरह का जोन हो गया, इसको आप जोन एक पॉइंट में यहाँ से यानी 1085 से जोन में, चलो ठीक है। अब अगला है सन फार्मा, कोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है तो मालूम पड़ा, मेरी मेहनत खराब हो। सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा का एनालिसिस पहले आप मंथली चार्ट पे ऊपर जाओ, ठीक है। तो मंथली पे नहीं जाते तो ये पॉइंट आपको मिलता ही नहीं, आपसे मिस हो जाता है ये पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, इससे पिछला हाई ये, ठीक है ना। और अगर ये मैं सोचता हूँ ये तो विक बड़ी बनी है, तो मैं इस पॉइंट को मान सकता, ठीक है ना। ये मैंने मार्क कर दिया। ये पॉइंट देखो, अब ये कब का है, ये मार्च 2015 में इसने हाई बनाया था। ये हाई कब बना था, अप्रैल 15 के अंदर, ठीक है ना। तो जब भी इस पॉइंट को जो ये जो 1200 रुपए की जो अपनी सब रेजिस्टेंस आया है, जब ये 1200 रुपए को क्रॉस करेगी, तो मैं ये बोल पाऊंगा मल्टी ईयर का ब्रेकआउट कहलाएगा वो, ठीक है ना। तो अभी मेरे को सिर्फ रेडार के ऊपर रखना है इसको, क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर के अंदर, और स्विंग लो क्या है इसका, ये स्विंग लो ये है, ठीक है ना। तो इसको मेरे को केवल रेडार पे रखना है, जब ये इसको क्रॉस करके क्लोजिंग देगा, तब मैं इसमें एंट्री लेने की सोचूंगा, और उससे मैं देखूंगा वो किस किस तरह के कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो उसके लोगों को मैं स्टॉप लॉस रखता हुआ, या इस स्विंग मेरे को लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, तो मैं कभी जब वीकली बेसिस पे हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा डीप होता है, तो हम
उसको फिर डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं। तो अभी इसमें कुछ करना नहीं है, अभी सिर्फ अपने रडार के ऊपर है। इसमें कोई जिग जैग वगैरह हमको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हर जगह हम जिग जैग नहीं लगाते, केवल डाउन ट्रेंड के स्टॉक्स में। बाकी हमारे चल रहा है उसमें हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमारा काम हो जाता है। ठीक है ना। फिर है TCX सिस्टम। ठीक है ना, ये मैंने लगा रखे हैं, इन सबको मैं रिमूव करता हूँ। हमेशा अपना एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम से चलो। ये कौन सा लेवल है? जो हमारा आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद ये रेगुलर गिरता रहा, अभी जा रहा है ऊपर, और 319 रुपए 90 पैसे इसका हाईएस्ट एक तरह का आईपीओ का लेवल है। इसको हमको हमेशा, अब ये उसके जस्ट नजदीक काम कर रहा है, तो इसको हमको रडार के ऊपर रखना है। आईपीओ ब्रेकआउट को तो जरूर जरूर, आईपीओ ब्रेकआउट अलर्ट 320 रुपए क्रॉस करके अगर क्लोजिंग देगा तो हम उसको जरूर ट्रेड करेंगे, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करें, पोजिशनल के लिए करें। और वही हमारा टारगेट, हम कैसे पोटेंशियल टारगेट हम कैसे निकालेंगे, अगर हम उसको ट्रेड करेंगे तो हमारा पोटेंशियल टारगेट ऐसे निकलेगा इसके ऊपर, तो हम हमारे उसको इस टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। फिर हम आ गए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है ना। अब हमारे इसमें जिग जैग हमारे कहीं काम नहीं आएगा। हमको इसमें अब एक पैटर्न दिख रहा है, पैटर्न क्या दिख रहा है? यहां से यहां तक अगर एक पैटर्न देखे तो ये राउंडिंग पैटर्न बनाया। ठीक है। फिर अगर और देखें तो इसने फिर क्या किया, एक छोटा सा, फिर इसने एक राउंडिंग पैटर्न बनाया। फिर और देखें तो ये पैटर्न बना रहा है, अभी कंप्लीट नहीं बोल सकते इसको। ये जब इसको क्रॉस करेगा तो देख इसको दो नाम, आप कुछ भी दो इसको, बहुत जने बोलते हैं VCP पैटर्न, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, यानी इसकी वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है। पहले वॉलेटिलिटी थी, नीचे तक गया, उसके बाद ये और नीचे गया, इसके बाद अगला, या इसको कप एंड मल्टीपल हैंडल पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है ना। कप कप है, उसके अब हैंडल तो मल्टीपल हैंडल हो गए, चाहे VCP पैटर्न का नाम आप कुछ भी दो, आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें ये हमारे केवल रेडार के ऊपर है कि भाई अगर जब भी ये इसको 320 रुपए को क्रॉस करेगा तो मैं आईपीओ ब्रेकआउट और कप एंड हैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से इसको ट्रेड करूंगा। ठीक है ना। जिगजैग हमारे कैसे हेल्प करता है? ये जब स्टॉक यहां से गिर रहा था, केवल उस केस में मेरे जिगजैग हेल्प करता है कि भाई मैं अगर, अब तो मेरी एंट्री 320 के ऊपर है, लेकिन क्या मैं इसमें एंट्री पहले भी ले सकता था? तो वो अगर मैं एंट्री लेता तो मेरे रेडार के ऊपर पहले रहती है कंपनी, पहले मैं रखता, अगर मेरी थी रेडार पे इस। ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ कि अगर हम पहले, जब आईपीओ से गिरने लगा तो हम उसके अंदर गिरते हुए शेयर को कभी नहीं खरीदेंगे। हम कितना गिरेगा हमको मालूम नहीं, हम उसमें ये देखो, ये जो यहाँ पे इसने क्या लो लगाना बंद कर दिया था, और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, और इसने अगला लो कहाँ लगाया, ये यहाँ पे। तो इसने जो लोअर लो बना रहा था, अब इसने हायर लो बनाना चालू कर दिया। लेकिन इस हाई को जब इसने क्रॉस किया, यानी मेरी एंट्री 192 राउंड फिगर में अपन सोचे तो 195 क्रॉस करके जब भी ये क्लोज हुआ, जैसे वो कैंडल कौन सी है, वो कैंडल है ये वाली, ये वाली, इस कैंडल पे मैं एंट्री लूंगा, इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि
यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भाई इसने उसको मिटिगेट कर दिया। जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे मेरे इस पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि भाई इसका ट्रेंड चेंज हो गया। तो अगर मैं जिगजैग के हिसाब से मेरा ट्रेंड चेंज कब हुआ, वो मेरे को पॉइंट ढूंढना है, तो उस केवल जिगजैग मेरे को उस समय काम आता है। ये जिगजैग की तो डाउट थ्योरी है, ठीक है ना। यहाँ आपको दूसरा एक एक पैटर्न और दिख रहा है। ये देखिए, ये शोल्डर, ये हेड, फिर इसने शोल्डर बनाया, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप भी दिख रहा है। और जब ये पूरा पैटर्न क्रॉस कर देगा तो हमारा कप एंड हैंडल बन जाएगा। अभी आज की डेट में मेरे लिए 320 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट है। जब वो क्रॉस करेगा उसके बाद ही मैं इसमें कुछ एंट्री लेने की सोचूंगा, ठीक है। फिर एक था आइनॉक्स रेंज। इसमें भी पहले मैं ये देख, ये इसका आईपीओ का लेवल, हमेशा हम इसकी रेंज डिफाइन फिक्स करते हैं, ठीक है ना। ये तो देखिए इसमें कितना बढ़िया, इस आईपीओ के लेवल का कितने रुपए पे, 64 रुपए पे ब्रेकआउट आया है, ठीक है ना। और इसमें नीचे वॉल्यूम भी है। अब हम सेम चीज, लाइनें हमारी लगी भी है, हम इसके अंदर गए, ये ब्रेकआउट कब आ गया था मेरे पास, मेरे को इस पे बिल्कुल किनारे के ऊपर था। इस कैंडल को मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को ब्रेकआउट आ गया। नीचे मेरे को सिग्नल मिल रहे थे कि भी इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, इसके ऊपर गया, और कभी भी इसने इसके नीचे वापस नहीं आया, इस ब्रेकआउट के ऊपर ही बना हुआ है। तो एक तरह से ये मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है ना। और अगर मैं एंट्री करता हूं तो मैं, अगर छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो ये 61 रुपए मेरे लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और अगर मेरे को इसके टारगेट कैलकुलेट करना है, तो टारगेट ये रेंज रेंज कैलकुलेशन से अगर मैं इसका टारगेट निकालूंगा तो फर्स्ट टारगेट में मेरे इसको 106 रुपए, 107 रुपए के टारगेट के लिए मैं इसमें प्ले कर सकता हूँ। तो ये अब नेक्स्ट वीक के लिए अगर मेरे को पोजिशनल या कोई ट्रेड लेना है तो उसके लिए मेरा बहुत अच्छा ये कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो हर जगह हम केवल जिगजैग लाइन लगाएंगे नहीं, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस। वो हमको बताते हैं कि ब्रेकआउट आया नहीं आया। जिगजैग हमारे को हर जगह, डाउ थ्योरी हर जगह हमारे को हेल्प नहीं करती, ठीक है ना। डाउ थ्योरी केवल एक देखने के लिए भी ट्रेंड रिवर्सल हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये अगर मैं वैसे भी देखूं, लगातार नहीं, ये आया, ये लो बनाया, ये हाई, यहाँ पे इसने लो बनाने बंद कर दिए, ठीक है। ये हाई बनाया, इसके बाद अगला लो इसने, ये 41 रुपए पे, नहीं इस लो से अगला लो इसने ऊपर बनाया। और जब इसने इसको इस लेवल को, यहाँ पे इसने ये इस मेजर, अगर गिरावट कहाँ से आ रही थी, ये यहाँ से 48, जब इसने 48 को क्रॉस करके क्लोजिंग दी, यानी 50 रुपए के ऊपर, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई इसमें ट्रेंड चेंज हो गया। हालांकि अगर मैं वैसे अगर देखूं, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं, मैं जिग को भी भूल जाऊं, तो यहाँ से बड़ी तरह से गिरा, यहाँ से भी बड़ी तरीके से गिरा। मेजर जो इसकी गिरावट ये हुई थी यहाँ से, यानी 54 रुपए 70 पैसे। अगर मेरे को बहुत कन्विक्शन के संग इसको लेना था तो मेरे को 55 रुपए के ऊपर मेरी फर्स्ट एंट्री में लेता, उसको मैं पिरामिडिंग यहाँ पे करूंगा जब ये आईपीओ का ब्रेकआउट आया। अगर मैंने पहले सारी चीजें मिस कर दी तो अभी ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है आईपीओ ब्रेकआउट ट्रेड कर, ठीक है। फिर गेल इंडिया, गेल इंडिया में सबसे पहले एक लेवल हम मार्क करके रख देते हैं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। इससे पहले मेरे को क्या लेवल दिख रहे हैं, ये रेंज दिख, ठीक है ना। देखो ये यहाँ से रेगुलर गिर रहा था, इसके पहले इसने इस लेवल को कई बार, 3 बार तोड़ने की कोशिश की,
2021 में इसको क्रॉस नहीं कर पाया, अक्टूबर 21 में इससे क्रॉस नहीं हुआ, अप्रैल 22 में भी इसने कोशिश की, ऊपर नहीं किया। ये दिख रहा है ना, वीक बन के नीचे आ गई, वीक बन के नीचे आ गई। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि क्लोजिंग होनी जरूरी, वीक बन के नीचे आ गई। ये फिर यहाँ पे कोशिश की, वीक बन के नीचे आ गई, यहाँ पे कोशिश की, नहीं गया ऊपर। अब इसने क्या किया, ये देखो यहाँ पे इसने इसको क्रॉस करके यहाँ क्लोजिंग दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन क्या है, उतना कैंडिडेट ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना ज्यादा नहीं है। अभी 117 रुपए, तो फर्स्ट इसको रेजिस्टेंस हमेशा कहाँ पे फेस होगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको 133 रुपए पे फेस होगा। तो ये कितने पॉइंट का है, आप अगर एंट्री 14 पॉइंट, ठीक है ना। यानी अगर मेरे लिए गेन कितने पॉइंट का है, 14 पॉइंट का। और अगर मैं इसके फिर मेरे को स्टॉप लॉस इसकी इस कैंडल के लो को रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर नीचे जाऊंगा तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड, वैसे अगर मैं जाऊं तो भी मेरे लिए कितना 15 पॉइंट का रिस्क है और 14 पॉइंट का गेन है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मेरे को एक छोटे स्टॉप लॉस के संग अगर मैं जाऊं तो इस कैंडल के लो को यानी 6 रुपए का मैं स्टॉप लॉस को रखूं, तो मैं 14 रुपए के लिए करूँ, तो मेरे लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो एनालिसिस इतना सिंपल रखना चाहिए आपको हमेशा, ठीक है ना। तो ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। अब देखो आज किस तरह से खुलता है, अगर आप रखना चाहो पोजिशनल, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के संग, जो रेट पे मैं लूंगा उससे 6 रुपए अगर नीचे आ जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि फिर मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा। और उससे पहले कई बार ये इसमें फिर फंसे हुए रह जाओगे। दूसरी वैसे भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट कंपनी में वैसे भी अब है, ये पुराना एनालिसिस में हटाता हूँ, ठीक है ना, मंथली वीकली। तो जैसे अभी ये डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर वैसे मेरे को लेवल लगा के रखना है, हाईएस्ट लेवल इसका क्या था 169, और ये रेंज है इसकी, ठीक है ना। यहाँ जिगजैग अगर मैं बनाऊं तो यहाँ से ये रेगुलर नीचे आ रहा है, ये एक तरह से यहाँ तक नीचे आया ये, इसके बाद इसने ये हाई लगाया, उसके बाद इसने ये लो लगाया, इसके बाद इसने ये हाई लगाया, अभी भी हाई नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसने एक तरह से ये लो लगाया और अगला लो इसने ये बनाया है, तो भाई कम से कम ये लोअर लो से अब थोड़ा सा उसमें चला गया, लेकिन ये जो लेवल है 88.3, राउंड फिगर की बात करें तो 90 रुपए, जब तक ये 90 रुपए को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें कोई कन्विक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको केवल रेडार पे रखना है। अगर ये 90 रुपए को क्लोज करके क्रॉस हो जाता है, तो फिर इसका फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 150 है, ठीक है ना। हालांकि इसमें उतने अभी वॉल्यूम नहीं है, वो हालांकि वो ब्रेकआउट दे जब पता लगे कि वो उस कैंडल पे वॉल्यूम आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देख इसने ये यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे इसने कई दिन तक कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन नहीं जा पाया, नीचे आ गया। इसके बाद फिर ये ऊपर गया लेकिन नहीं गया, उसके बाद फिर नीचे आ गया, यहाँ पे फिर कोशिश की ऊपर जाने की, फिर नीचे आ गया। और वैसे भी प्रॉफिटेबल बिजनेस तो है नहीं है। अगर चार्ट पे कभी कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा तो केवल चार्ट के बेसिस पे इसके अंदर एंट्री भली सोची जा सकती है, बाकी ये कोई फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, ठीक है ना। फिर है बीएससी, और ये नीचे आया है, ये वीकली बेसिस पे। ये देखो यहाँ पे इसने पहले एक रेजिस्टेंस फेस किया था, फिर इसको क्रॉस किया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो उसके बाद ये जो पहले इसका रेजिस्टेंस था वो इसका
ये रेजिस्टेंस पहले भी इसका बन चुका है, ये है। अब इसको यहाँ पे क्या है, जितनी बार भी इस लेवल के आसपास जा रहा है तो ये इसको क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस तो इसने किया है लेकिन अभी बिल्कुल का माइनर किया है, और ऊपर आपके पास गुंजाइश 200 रुपए की है। तो आप इसमें एक मिनट को डेली पे जा सकते हैं। ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो इसको अब एक बार क्रॉस होने दो, इससे प्रॉपर तरीके से क्रॉस हो और फिर बंद हो। 797 रुपए है, हालांकि 802 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन माइनर है बिल्कुल। और एक पैटर्न भी लग रहा है कि भाई ये कप और ये छोटा सा हैंडल, ठीक है ना। और यहाँ वॉल्यूम के स्पर्ट्स भी दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम, ये इस कैंडल पे भी वॉल्यूम है, ये इस पे भी वॉल्यूम है। तो इस रिवॉर्ड के लिए अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो वो ले सकता है। हालांकि फिर इसको ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तो इसको यहीं पे फेस होगा। ये देखो 930 से यहाँ से गिरा था, तो पहला इसको 924 पे फेस होगा। अगर ये क्रॉस करेगा तो 146 जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना, अगर मैं स्टॉप लॉस सोचूं तो भी स्टॉप लॉस अगर मैं ये बनाऊंगा तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लो, ये आपके लिए रिस्क है। और रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है, अगर आप ऊपर तक का आप करते हो तो रिस्क रिवॉर्ड तो फेवरेबल है। आप इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए यानी 10% का रिस्क लेते हो तो आप 29-30% के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कन्विक्शन क्या चीज दे रही है अपने को, ये वॉल्यूम, ठीक है ना। फिर है, हालांकि ये कोई फंडामेंटल बहुत खराब स्टॉक है, लेकिन अगर स्केल चार्ट की बेसिस पे अपन देखें तो ब्रेकआउट दिया है। हालांकि ब्रेकआउट के ऊपर ऊपर भाग गया है तो आपको इसमें इसका अगर करना भी है तो इसका रिट्रेस का वेट करना है। ब्रेकआउट तो इसने 25 जुलाई को दे दिया था। जो वॉल्यूम तो अच्छा आ रहा है, सब खास। चलो ठीक है पलक, तो एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखना तू, ठीक है ना। अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अगले अगली बार तेरे को अगर मैं दूंगा तो इसी तरह से एनालिसिस करके मेरे को भेजना, ये एनालिसिस का सही तरीका, ठीक है ना। जिगजैग केवल डाउन ट्रेंड में है स्टॉक, और अप ट्रेंड में तभी कब हम देखेंगे। बाकी आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, नीचे वॉल्यूम कैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो तुमने, ये है, इसीलिए मैं बोलता हूँ जितने ज्यादा चार्ट की प्रैक्टिस करेगी उतने ज्यादा तेरे एनालिसिस के लिए आंखें ट्रेंड होंगी उसको देख। मैं भी अभी प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ठीक है।